जीव विज्ञान अभ्यास 1। अभ्यास का नाम है जीवों में जनन के अभ्यास हल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 14 तक के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 14 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आज जो है जीवों में जनन अभ्यास जो है समाप्त हो जाएगा। यह अंतिम भाग है। तो अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 है युग्मक जनन तथा भ्रूणभव के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ 2 कॉलम पहले बना लेंगे और पहले कॉलम में लिखेंगे युग्मक जनन और दूसरे कॉलम लिखेंगे भ्रूणभव। अब यहाँ पे क्या है, पहले में लिखेंगे यह युग्मकों के निर्माण की क्रिया है। युग्मक जनन किसका निर्माण करेगा? युग्मकों का निर्माण करता है। और भ्रूणभव का मतलब होता है भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है। तो यह पहला होगा, यह युग्मकों के निर्माण की क्रिया है और यह जो है भ्रूण के विकास की क्रिया है। कितना आसान है, नाम से ही आपका पहला अंतर लिख सकते हैं। युग्मक तो युग्मक का निर्माण, भ्रूणभव तो मतलब भ्रूण का निर्माण। अब दूसरा जो अंतर है, यह पूर्व निषेचन क्रिया होती है। मतलब युग्मक जनन होते हैं, यह पूर्व निषेचन क्रिया होता है युग्मक जनन में। और यह भ्रूणभव जो होता है यह पश्च निषेचन क्रिया है। पश्च मतलब बाद में जो है इसकी निषेचन क्रिया होती हैं। अब यहाँ 2 अंतर कितना आसान है, यह पूर्व है और यह क्या है? पश्च है। अब इसके बाद से इसमें अगुणित युग्मक बनते हैं। इसमें अगुणित मतलब यन युग्मक, अगुणित का मतलब यन और द्विगुणित का मतलब 2n। तो इसमें अगुणित युग्मक बनते हैं और यह जो है द्विगुणित भ्रूण उत्पन्न होता है। तो समझ में आ गया होगा ये अंतर, बहुत आसान अंतर है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिए, आपको अंतर क्या होगा याद हो जाएगा। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है, यह क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक पुष्प में निषेचन पश्च परिवर्तनों की व्याख्या कीजिए। मतलब एक पुष्प है, उसमें निषेचन के पश्चात मतलब बाद में उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन होता है व्याख्या करना है। तो निषेचन की क्रिया क्या होता है, जब नर और मादा युग्मकों का जब संलयन होता है तो निषेचन की क्रिया होती है। और निषेचन की क्रिया के बाद जो है क्या परिवर्तन होता है पुष्प में, इसकी हमको व्याख्या करना है। तो निषेचन के फलस्वरूप बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल आवरण का निर्माण होता है। याद रखिए, निषेचन के फलस्वरूप मतलब निषेचन के जो बाद होता है, बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल आवरण का क्या होता है? निर्माण होता है। बाह्य दलपत्र तथा पुंकेसर सूख कर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। जो पुष्प के पुंकेसर होते हैं वह सूख करके क्या होते हैं? गिर जाते हैं। कब? जब निषेचन क्रिया होने के बाद। और यहाँ पे लिख सकते हैं युग्मनज विभाजन एवं विभेदन द्वारा क्या बन जाएगा? भ्रूण में बदल जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि निषेचन के बाद क्या परिवर्तन होता है। तो बीजांड से बीज, अंडाशय से फल आवरण का निर्माण होता है। पुंकेसर जो होते हैं वह सूख करके क्या होते हैं? गिर जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है? प्रश्न नंबर 16, एक द्विलिंगी पुष्प क्या है? द्विलिंगी, नाम से ही पता चला, द्विलिंगी मतलब नर और मादा या पुंकेसर तथा स्त्री केसर। यहाँ द्विलिंगी पुष्प क्या है? अपने आसपास के 5 द्विलिंगी पुष्पों को एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक की सहायता से इनके समान एवं वैज्ञानिक नाम पता
कीजिए। तो अब यहाँ पर द्विलिंगी पुष्प की परिभाषा बताना है। तो द्विलिंगी पुष्प क्या होता है? जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों जन अंग उपस्थित होते हैं, मतलब पुष्प के अंदर पुंकेसर होता है और स्त्री केसर होता है, दोनों जब जन अंग उपस्थित हो उसी को क्या कहते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। अगर पुष्प में केवल पुंकेसर उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। इसमें क्या है? पुंकेसर भी है और क्या है? स्त्री केसर, दोनों जन अंग उपस्थित हैं, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अब 5 जो है इसमें अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि अपने आसपास जो है 5 द्विलिंगी पुष्प, तो 5 द्विलिंगी पुष्प को लिखना है और एकत्रित करके अपने शिक्षक की सहायता से उसको क्या लिखना है? वैज्ञानिक नाम को पता करना है। तो अब हम लोग 5 पौधे के नाम के बारे में समझेंगे। तो 5 जो द्विलिंगी पुष्प क्या क्या हैं? जैसे सरसों है, मूली है, सेम है, मटर है, गुलाब है। आप अलग भी लिख सकते हैं, अलग आप 5 पौधे को अपने अध्यापक की सहायता से आप यहाँ उनका वैज्ञानिक नाम लिख सकते हैं। हम जो 5 पौधे के नाम बताए हैं इसको भी नोट कर लीजिएगा और भी शेष 5 पौधों को आप अलग से भी लिख करके और अपने शिक्षक से उसका वैज्ञानिक नाम नोट कर लीजिएगा। तो सरसों का वैज्ञानिक नाम है बेसिरिका जो है कैम्पिस्टिस होता है, और मूली का जो होता नाम है रेफेनस सेटाइवस। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यह इंग्लिश नाम है, हम यहाँ पे हिंदी में लिख दिए हैं इसलिए कि आपको आसान हो जाएगा इसका नाम। सेम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो डालिकोस लब नाम है। ध्यान दीजिएगा, डालिकोस क्या है? लब। कितना आसान है नाम तो इसका डालिकोस लब कह दीजिए। और अगला जो है सेम मटर का क्या है? पाइसम सेटाइवम। देखिए यहाँ पर सेटाइवस है और ये क्या है? सेटाइवम है, ध्यान देना है। गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रोजा मल्टीफ्लोरा नाम है। रोजा मल्टीफ्लोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। तो आप सभी विद्यार्थी इस जो 5 पुष्प लिखा गया है, 5 पुष्पों को जो वैज्ञानिक नाम है, आप सभी विद्यार्थी इसे अपने नोट कर लीजिए और 5 पुष्पी और भी लिखिए और अपने शिक्षक से उसका वैज्ञानिक नाम पता करके नोट कर लीजिए। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 17। 17 क्या है? 17 क्वेश्चन है, किसी भी कुकुटबीट पादप के कुछ पुष्पों की जांच करें और पुंकेसरी एवं स्त्री केसरी पुष्पों को पहचानने की कोशिश करें। क्या आप एक लिंगी पौधों के नाम जानते हैं? तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि कुकुटबीट पादप क्या होता है? कुकुटबीट मतलब ये पादप क्या होते हैं? तो कुकुटबीट पादप जो होते हैं जैसे लौकी है, कद्दू है, कद्दू को कोहड़ा भी कहा जाता है, खीरा है, करेला है, ककड़ी है, इसमें क्या होते हैं? लताएं होते होंगे, देखे होंगे आप लोग। लौकी में लता होता है, कद्दू में भी होता है, खीरा में होता है, करेला में होता है, ककड़ी में होता है। ये सब क्या है? कुकुटबीट पादप इसको कहा जाता है। तो कुकुटबीट पादप कौन कौन होते हैं? तो लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, ककड़ी आदि हैं। कुक्कुटबीट पादप जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। याद रखिएगा, जो कुक्कुटबीट पादप होते हैं वह क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। अगर जिसमें नर पुष्प में देखेंगे तो उसमें अंडप अनुपस्थित होता है और मादा पुष्प में पुंकेसर उपस्थित होता है। नर और ये मादा है, तो यह क्या है? नर है। तो बस थोड़ा ध्यान देंगे, जब नर है तो उसमें मादा नहीं रहेगा, मादा है तो उसमें नर नहीं रहेगा। तो ऐसे समझिए, नर पुष्प में अंडप अनुपस्थित होता है। जो कुक्कुटबीट पादप होते हैं उसमें जो नर पुष्प में अंडप जो होता है क्या होता है? अनुपस्थित, मतलब उसमें नहीं होता है। मादा पुष्प में क्या होता है? पुंकेसर जो होता है अनुपस्थित होता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कुक्कुटबीट पादप क्या होते हैं। उसमें लताएं होंगे खेत में जो होते हैं, या आप लोग देखे होंगे लौकी जो होता है उसमें लताएं होंगे, उसके माध्यम से कद्दू में भी होता है, खीरा में होता है, करेला है, ककड़ी है। ये सब क्या हैं? कुक्कुटबीट पादप होते हैं और एक लिंगी पुष्प होते हैं। याद रखिएगा, उसमें जब नर पुष्प में देखेंगे तो अंडप नहीं रहता है और मादा पुष्प में क्या नहीं रहता है? पुंकेसर नहीं रहता है। अब कुछ एक लिंगी पौधों को नाम बताना है कि एक लिंगी पौधों के नाम जानते हैं। तो एक लिंगी पौधे का नाम क्या आप लोग जानते हैं? तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। जिसमें एक लिंगी पौधे होते हैं, पपीता है, मक्का है, ये सब क्या है? एक लिंगी
पौधे होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि एक लिंगी पौधे क्या हैं। अब अगला जो है लास्ट क्वेश्चन, इस पाठ का जो है लास्ट क्वेश्चन है। तो आप समझिए पाठ समाप्त हो गया। अब कल से जो है नया अभ्यास चालू किया जाएगा। तो अब प्रश्न इसमें 18 क्या है, अंड प्रजक प्राणियों की संतानों को उत्तर जीवन सर्वाइवल सजीव प्रजक प्राणियों के तुलना में अधिक जोखिम युक्त क्यों होता है। मतलब अंड प्रजक जो प्राणी होते हैं और सजीव प्रजक प्राणी होते हैं तो उनका जो निषेचन क्रिया होता है वह जोखिम युक्त होता है। क्यों होता है इसके बारे में बताना है यहाँ पे। तो अंड प्रजक क्या होते हैं, इसके पहले अभ्यास जब चल रहा था, थ्योरी चल रहा था, तो उसमें बताया गया था कि अंड प्रजक वे होते हैं जिनकी निषेचन क्रिया शरीर के बाहर होती हैं और सजीव प्रजक वे होते हैं जो निषेचन क्रिया जो होता है शरीर के अंदर होता है। तो उनका जो जीवन उत्तर जीवन जो होता है अधिक जोखिम क्यों होता है, किसका, अंड प्रजक का। किसके तुलना में अधिक जोखिम होता है, तो सजीव प्रजक के तुलना में क्या होता है, जोखिम होता है, क्यों होता है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अंड प्रजक प्राणियों में निषेचन की क्रिया शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, बताया जा चुका है। अगर आप नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, जो अंड प्रजक होते हैं वह जो प्राणियों में निषेचन की जो क्रिया होगा वह शरीर के क्या होता है, बाहर होता है, जबकि सजीव प्रजक में निषेचन की जो क्रिया होता है वह शरीर के क्या होता है, अंदर होती है। इसलिए अंड प्रजक प्राणियों की संतानों का उत्तर जीवन सजीव प्रजक प्राणियों के तुलना में क्या होता है, अधिक जोखिम होता है। तो आप विद्यार्थी समझ गए होंगे कि अंड प्रजक जो प्राणी होते हैं उनका निषेचन क्रिया शरीर के जब बाहर होगा तो उनका जोखिम ज़्यादा रहेगा, और सजीव प्रजक के जो निषेचन की जो क्रिया होगा वह शरीर के अंदर होता है, तो उनका जो जोखिम जो है क्या होता है, बहुत कम होता है। तो समझ में आ गया। समझेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। तो पहला प्रश्न है, प्रजनन को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। मतलब प्रजनन को किस प्रकार आप परिभाषित कर सकते हैं, तो इसका उत्तर होगा प्राणियों में अपने समान जीव संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की परिभाषा क्या है, तो इसका उत्तर जो है आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कई सालों के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो प्राणियों में अपने समान जीव संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है। जो अलैंगिक जनन होता है उसमें किस प्रकार के कोशिका विभाजन होता है, तो इसका उत्तर होगा समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है अलैंगिक जनन में। तो दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन को विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। मतलब अलैंगिक जनन कितनी विधियां होती हैं उसके अंदर, तो अलैंगिक जनन के अंदर जो होती हैं विधियां जो हैं क्या क्या होती हैं, तो द्विविभाजन या द्विविखंडन कह सकते हैं, बहुविखंडन, मुकुलन होता है, और क्या होता है, खंडन होता है। आप इसका परिभाषा अगर जानना चाहते हैं, द्विविभाजन क्या है, बहुविखंडन क्या है, मुकुलन क्या है, खंडन क्या है, तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप सभी विद्यार्थी वहां से जा कर के वीडियो को क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग वीडियो को देखिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए, जानते हैं तो कोई बात नहीं। अब आगे हम लोग समझेंगे द्विविभाजन कितने प्रकार का होता है। तो द्विविभाजन जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला का नाम है साधारण द्विविभाजन होता है, दूसरा का नाम है लंबवत द्विविभाजन होता है, और तीसरा का नाम अनुप्रस्थ द्विविभाजन होता है। तो यह द्विविभाजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का। अगर तीनों प्रकार के बारे में आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन तो कई साल के पेपर में आ चुका है, तो इसलिए से आप लोग अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा कि मुकुलन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। मुकुलन कितने प्रकार के, तो मुकुलन 2 प्रकार के होते हैं।
पहला का नाम है बहिर्जात मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन। बहिर्जात का मतलब बाहर के द्वारा और अंतर्जात का मतलब अंदर के द्वारा जो मुकुलन क्रिया होती है। तो ध्यान देंगे, जो बाहर के द्वारा जो मुकुलन क्रिया होगी उसे बहिर्जात कहेंगे और अंतर्जात का मतलब जो अंदर की में मुकुलन की क्रिया होगी। तो यह जो है मुकुलन दो प्रकार के बहिर्जात और क्या है अंतर्जात मुकुलन होता है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। अब अगला प्रश्न है दीर्घजीवी दो सजीवों के नाम बताइए। दीर्घ मतलब ज़्यादा जो समय तक जीवित रहने वाले जीव का नाम बताना है। तो क्या है, बरगद है। याद रखिएगा, बरगद जो है 300 से लेकर के 500 वर्ष तक जो है बरगद की आयु होता है। कछुआ का क्या है, तो कछुआ 100 साल से लेकर के 150 वर्ष तक वह क्या होता है, जीवित रहता है। तो दीर्घजीवी दो सजीवों का नाम आपको समझ में आ गया होगा, पहला बरगद और दूसरा कछुआ। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे फल एवं बीज का निर्माण किससे होता है। ये भी क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है, तो इसे आप इसको भी क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। फल एवं बीज का निर्माण किससे होता है, तो याद रखिएगा पुष्प के अंडाशय से फल, पुष्प के जो अंडाशय होता है उससे फल बनता है तथा बीजांड के से क्या बनता है, बीज का निर्माण होता है। कितना आसान है, पुष्प के अंडाशय से फल तथा बीजांड से क्या बनता है, बीज का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न है नर एवं मादा युग्मक के नाम लिखिए। नर एवं मादा युग्मक के नाम कौन कौन से हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो नर युग्मक में शुक्राणु होता है और मादा युग्मक में क्या होता है, अंडाणु होता है। तो नर एवं मादा युग्मक का नाम अगर लिखना है तो नर में शुक्राणु और मादा में क्या, अंडाणु होता है। तो अब यहाँ लिख लेंगे कि नर युग्मक को शुक्राणु तथा मादा युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। कितना आसान है कि नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाएगा और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। अब अगला हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, युग्मक द्विगुणित होते हैं कि अर्धगुणित होते हैं। तो युग्मक क्या होते हैं, युग्मक क्या होता है जिसमें नर और मादा का संयोग द्वारा जो संलयन होता है उसी को क्या कहते हैं, युग्मक कहा जाता है। तो युग्मक जो होते हैं अर्धगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अर्धगुणित होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि युग्मक जो है अर्धगुणित होते हैं। जैसे नर युग्मक और ये क्या है, मादा युग्मक। तो नर युग्मक मादा युग्मक अलग अलग है, तो इसलिए से क्या कहेंगे आप लोग, अर्धगुणित होते हैं। तो समझ में भी क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझेंगे समयुग्मन। यह क्वेश्चन भी जो है आईएमपी है। समयुग्मन या आइसोगैमी किसे कहते हैं। तो समयुग्मक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आइसोगैमी किसे कहते हैं। तो समयुग्मक मतलब होगा जब निषेचन में भाग लेने वाले युग्मक आकार, आकृति, संरचना में एक जैसे हो तो ऐसे संलयन को समयुग्मन या आइसोगैमी कहते हैं। कितना आसान है, जब निषेचन में भाग लेने वाले जो युग्मक होते हैं उनके आकार, आकृति, संरचना में एक जैसे हो, मतलब इन लोगों का आकृति भी हो, संरचना भी हो और आकार जो एक जैसे हो, तो ऐसे संलयन को क्या कहेंगे, समयुग्मन या आइसोगैमी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। और यह जो क्वेश्चन अब आ गया, यह क्वेश्चन तो कंपटीशन में पूछा जाता है, कई बार ये कंपटीशन में आ चुका है। आगे चल के जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो कंपटीशन ये क्वेश्चन है कि बंगाल का आतंक किसे कहते हैं। तो बंगाल का आतंक याद रखिएगा जलकुंभी को कहते हैं। किसको, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। यह जो क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार के परीक्षा में, रेलवे के पेपर में, एसएससी के पेपर में यह क्वेश्चन आ चुका है कि बंगाल का आतंक क्या होता है। तो बंगाल का आतंक क्या है, जलकुंभी होता है।
अब अगला क्वेश्चन है कि गन्ने में किस प्रकार के कायिक प्रवर्धन कायिक जनन होता है। जो गन्ने होते हैं गन्ने का अगर उसको कायिक जनन कैसे किया जाता है, तो गन्ने का कायिक जनन क्या होता है, कलम, उसका कलम लगाया जाता है, काट करके कलम लगा दिया जाएगा तो वह गन्ना क्या हो जाएगा, जनन क्रिया उसमें उत्पन्न हो जाता है। तो लिखेंगे गन्ने में कायिक प्रवर्धन कलम विधि द्वारा होता है। क्या किस विधि द्वारा होता है, कलम विधि द्वारा होता है। तो समझ में आ गया होगा कि गन्ने में कलम विधि द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है। अब अगला क्वेश्चन है आलू। आलू किस भाग से कायिक प्रवर्धन करता है। तो आलू किस भाग से कायिक प्रवर्धन करता है, तो भूमिगत तना द्वारा करता है। आलू जो है, आलू के खाने वाले भाग क्या हैं, तना उसको कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा आलू किस भाग का कायिक प्रवर्धन होता है, तो भूमिगत तना होता है। तो अब अगला प्रश्न अब हम लोग समझेंगे, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की दो विधियों के नाम बताइए। यह भी क्वेश्चन जो है पेपर में आ चुका है, 2017 में भी आ चुका है, 2019 के भी पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन दो विधियां क्या हैं, तो दाब लगाना होता है और कलम लगाना होता है। क्या होता है, दाब लगाना, कलम लगाना। अगर दाब लगाना, कलम लगाना आप नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं कि दाब लगाना का अर्थ क्या है और कलम लगाना का अर्थ क्या है। तो अब यहाँ पे समझेंगे अगला क्वेश्चन कि 12 वर्षों में एक बार फूल उत्पन्न करने वाला पादप है। मतलब 12 वर्ष में एक बार यह फूल जो है उत्पन्न करने वाला पादप है। तो इसका उत्तर नीला कुरेंजी। याद रखिएगा, जो 12 वर्ष के बाद एक बार क्या होता है, फूल उत्पन्न करता है, उस पादप का नाम है नीला कुरेंजी। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और एक नोट्स को आप लोग तैयार करते चलिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो आज का पढ़ाई कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज जो है इतना ही। अब कल जो हम लोग पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन अध्याय 2 के बारे में समझाया जाएगा। तो आप लोग प्रतिदिन जो है वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बनाते चलिए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।